हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम एनालिसिस में। दोस्तों, मैं रविकांत कुमार आपके लिए एसएससी सीजीएल का जो जीके जीएस के प्रश्न हैं, जो पीवाईक्यू हैं किसका सीजीएल एग्जामिनेशन का, तो उसके प्रश्न को मैं आपके सामने लेके आता हूं और उसका इन डेप्थ में सॉल्यूशन आपको बताता हूं। इन डेप्थ में उसका आकर के एनालिसिस करता हूं। तो जो आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा जो 17 जुलाई शिफ्ट 2 के जो प्रश्न पूछे गए थे मैं वो आपको करवाऊंगा। इसके पहले मैंने 14 जुलाई के सारे शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 करवा दिया और 17 जुलाई का शिफ्ट 1 पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, और आज मैं आपको करूँगा 17 जुलाई का शिफ्ट 2 का पार्ट ए जो है, पार्ट ए में मैं 1 टू जो 12 क्वेश्चन है ये मैं करवा दिया हूँ और आज मैं करवाऊंगा 13 टू 25 क्वेश्चन तक करवाऊंगा। और ये सीरीज करने के बाद आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, ये सीरीज करने के बाद क्या होगा कि आपका जो स्कोर है वो बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कोई भी एग्जाम है, ठीक है, उसका जो जान बसा हुआ है कहाँ बसा हुआ है? पीवाईक्यू में बसा हुआ है। ये पीवाईक्यू में ही उसका आत्मा बसा हुआ है। ठीक है, इसका आप अगर इन डेप्थ सॉल्यूशन और एनालिसिस देख के जाते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और अगर आप इसके पहले जीके जीएस कहीं पढ़े हुए हैं तो तब तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मतलब ये सीरीज करने के बाद आप 17 टू 18 क्वेश्चन तक सही सही करके आ जाओगे एग्जाम में। इतना इतना मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ। ठीक है, और अगर आपने पहली बार जीके पढ़ रहा है तो और अच्छा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको ये आइडिया मिलेगा कि आपको प्रश्न एग्जैक्टली कहाँ से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आपको कौन सा टॉपिक पे ध्यान देना है। तो अगर आप ये सिर्फ ये सीरीज करके एग्जाम देने जा रहे हो सीजीएल का, या तो कोई भी एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपका 12 टू 14 क्वेश्चन सही हो जाएगा जीके में। ठीक है, तो ये सीरीज काफी फायदेमंद है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो जो सवाल है हमारा, जो पहला सवाल है, ठीक है, ये सीरीज का वो ये है कि चंगाई डांस इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। कहता है कि जो चंगाई डांस है सो कौन सा इंडियन स्टेट से एसोसिएटेड है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा नागालैंड। हो जाएगा नागालैंड। और अगर मैं पूछूं कि जो चंगाई डांस है, ठीक है, इसको कौन सा ट्राइब है जो इसको सेलिब्रेट करता है? ठीक है, कौन सा ट्राइब जो है ये डांस को परफॉर्म करता है? तो वो है चंगा। कौन सा? चंगा ट्राइब। ये जो ट्राइब है वो चंगाई डांस को क्या करता है? परफॉर्म करता है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, आप मुझे बताओ कि जो कोन्यक ट्राइब है, ठीक है, और ये कोन्यक ट्राइब कहाँ का है? नागालैंड का है। तो मैं पूछूं कि जो कोन्यक ट्राइब है वो कौन सा डांस को परफॉर्म करता है? ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा यलू यटू। हो जाएगा यलू यलू यटू। यलू यटू, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कि यलू यटू जो डांस है वो कोन्यक ट्राइब वहाँ पे परफॉर्म करता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि आप मुझे बताओ कि जो लेसल पट्टू, क्या चीज? लेसल पट्टू जो डांस है, लेसल पत्तू जो डांस है वो कौन सा स्टेट का है? ठीक है, तो ये भी आपका कहाँ का है? नागालैंड का है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं पूछूं आपसे कि आप मुझे बताओ कि जो मोटसे डांस है, ठीक है, ये मोटसे डांस है ये कहाँ का डांस है? तो ये मोटसे डांस भी कहाँ का है? नागालैंड का है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। और मैं पूछूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक फेस्टिवल जो हमेशा नागालैंड से पूछ लेता है, ठीक है, और वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है नागालैंड का। ये भी ध्यान रखना है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है नागालैंड का। तो वो कौन सा फेस्टिवल है? फेस्टिवल का नाम क्या है? तो मोंग मोंग फेस्टिवल है। मोंग मोंग फेस्टिवल है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये मोई मोइला फेस्टिवल मत कर देना, ये मोंग मोंग फेस्टिवल है। ठीक है ना? तो इतनी बातों को याद रखना है आपको नागालैंड के बारे में। और फिर मैं अगर पूछूं झारखंड में कि झारखंड से एसोसिएटेड कौन कौन सा आपको जो डांस है, फोक डांस है, वो पता होना चाहिए। तो झारखंड में कौन कौन से जो डांस है, फॉल्क डांस है, वो परफॉर्म किए जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, तो वो कौन कौन से डांस हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका पाइका। ये कौन सा है? पाइका डांस। और ये पाइका डांस है, इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कोई भी जो पुरुष रहते हैं वो क्या करते हैं? सैनिक का वेशभूषा धारण कर लेते हैं, और सैनिक का वेशभूषा धारण करने के बाद क्या करते हैं? ये डांस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बोलो कर्मा। ठीक है, कर्मा, यहाँ के लोगों में कर्मा का काफ़ी ही उल्लास रहता है। कर्मा के दिन लोग तो काफ़ी आनंद, खास करके जो हमारी बहनें हैं वो, ठीक है, तो ये कर्मा। और कर्मा सिर्फ मतलब कि झारखंड में नहीं होता है, बल्कि झारखंड से जितने भी टच करते हैं स्टेट, उन सब में होता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं तीसरा अगर बोलूँ कि आपको जो ध्यान में रखना है वो छऊ। ठीक है, और वो छऊ मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसे छऊ तो 3 स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि एक आपको उड़ीसा हो गया, ठीक है, दूसरा आपका हो गया वेस्ट बंगाल हो गया, और तीसरा झारखंड हो गया। लेकिन मैं झारखंड का क्यों इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ? क्योंकि जो छऊ है, ठीक है, तो उसका जो उत्पत्ति हुआ है वो हमारा झारखंड में हुआ है। झारखंड का कहाँ हुआ है? तो सरायकेला में हुआ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक छौ है, उसको सरायकेला छौ कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में जो छौ होता है उसको पुरुलिया छौ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुलिया छौ कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
और जो उड़ीसा में जो परफॉर्म किया जाता है छौ का जो, ठीक है, जो रूप, उसको कहा जाता है मयूरभंज छौ, मयूरभंज छौ। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान में रखना है। और हाँ, मयूरभंज जो छौ है, इसमें मुखौटा का यूज नहीं किया जाता है। और छौ के बारे में एक और सवाल पूछता है कि 2010 में, 2010 में इसको यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स में शामिल कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, इतनी बातों को आपको ध्यान में रखो। और एक और होता है यहाँ पे कटसा। ठीक है, ये कटसा, और ये कटसा जो है, ये जो फॉल्क डांस है वो कहाँ परफॉर्म किया जाता है? ये झारखंड में परफॉर्म किया जाता है। और जो कटसा, ये सवाल पूछा था सीपीयू में, 2019 का सीपीयू में पूछा था ये कटसा। और इसमें क्या करते हैं लोग? कलश ले लेते हैं सर पे और डांस करते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको, जो झारखंड के बारे में इंपॉर्टेंट डांस था वो आपको इतने, एटलीस्ट इतने तो पता होने चाहिए। ओके, अब मैं देखता हूँ और जो है, जैसे कि और मैंने क्या क्या करवा दिया, कौन कौन सा बाकी, वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको झारखंड के बारे में करवा दिया। ठीक है, नागालैंड का जो चंगाई डांस था, और नागालैंड में जो इंपॉर्टेंट डांस है वो करवा दिया। अब मैं आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का करवाऊंगा। लेकिन एक बात और, जो चंगाई डांस है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो तब सेलिब्रेट किया जाता है जैसे कि मान लो कोई विजय प्राप्त कर लिया, तो उसके खुशी में डांस को डांस किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ आपको जो महाराष्ट्र में जो डांस है उसको याद करने का। और मैं बोलूँगा महाराष्ट्र से इंपॉर्टेंट कौन कौन ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र से आपको कौन कौन ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, वो है लवनी। ठीक है, लवनी ध्यान में रखना है। उसके बाद एक होता है पुवाड़ा। ठीक है, लवनी हो गया आपका, पुवाड़ा हो गया आपका, उसके बाद तमाशा। ठीक है, इसको तमसा भी कहा जाता है, कहीं तमाशा कहीं तमसा। ठीक है, तमाशा हो गया। उसके बाद फिर आपको ध्यान में रखना है आपका लेजीमा, लेजिम। ठीक है, लेजिम के बाद एक और डांस आपको ध्यान में रखना है, धंगारी, धंगारी गाजा। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। लवनी ध्यान में रखना है, पुवाड़ा, तमसा, लेजिम, धंगारी गाजा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं, जैसे यहाँ पे धंगारी हो गया, धंगारी, धंगारी इसका प्रोनाउंसिएशन धंगारी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि आई को आप छोड़ दो, जो आई है इसको छोड़ दो, और बाद बाकी जो ये धंगर हो गया, ये धंगर कहाँ का फोल्क डांस है? तो ये है गोवा का। ये भी आप ध्यान में रखो। ठीक है, महाराष्ट्र में आपको इतनी बातें ध्यान में रखना। और जो ऑप्शन है, देखते हैं और कौन कौन सा ऑप्शन है। और जो ये है चंगई डांस वाला, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने इसमें क्या क्या कर दिया, आपको झारखंड करवा दिया, नागालैंड करवा दिया, महाराष्ट्र करवा दिया। अब मैं आपको करवाऊंगा मध्य प्रदेश से रिलेटेड। और देखिए, मध्य प्रदेश से जो इंपॉर्टेंट मतलब फॉल्क डांस बनते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक बात और, मैं जितना भी करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर ही करवा रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने अपने मन से आपको बता दिया, नहीं, मैं जो भी लिखता हूँ वो पीवाईक्यू में पूछे गए वही मैं लिखता हूँ। ये भी आप समझो बात को। ठीक है, मतलब आप, मैं सिर्फ एसएससी का ही नहीं, बाद बाकी रेलवे का भी जो पीवाईक्यू पूछा गया है इससे रिलेटेड, मैं वो भी और लेटेस्ट का मैं जिक्र करता हूँ। तो ठीक है, अब मैं आपको मध्य प्रदेश का जो फॉल्क डांस है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, एमपी से रिलेटेड है। तो इसमें आपको क्या कहता है, सबसे पहले याद रखना है जावरा। ठीक है, फिर माचा, फिर मटकी। ठीक है, जावरा, माचा, मटकी। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट है फूलपत्ती, फूल। ठीक है, ये अनमैरिड गर्ल द्वारा, फूलपत्ती जो है अनमैरिड गर्ल गर्ल द्वारा ये डांस को परफॉर्म किया जाता है, मालवा जो रीजन है वहाँ के लोगों द्वारा। ठीक है, और मैं क्या क्या बोला, जावरा, माचा, मटकी, फूलपत्ती, मैंने महाराष्ट्र का बता दिया आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया था, सॉरी, ये जो नीचे वाला ये मध्य प्रदेश का मैंने बता दिया आपको। ठीक है, सारा मध्य प्रदेश का हो गया। उसके ऊपर मैंने आपको किसका बताया था, उसके ऊपर मैंने महाराष्ट्र का बता दिया आपको। कैसे याद रख, लवनी, पोवड़ा, तमाशा, लेजिम, धंगर, गाजा। ठीक है, देखो लवनी, हम इसको एक तरीका बताते हैं। लवनी है, लवनी क्या की, सबसे पहले पोवड़ा खाएगी। ठीक है, फिर तमाशा दिखाएगी। ठीक है, फिर उसको खराब लगेगा, लाज लगेगा, उनको तो लाज लग रहा है, तो लेजिम। ठीक है, फिर धंगर गाजा, इस तरह करके आप याद रखो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उसका झारखंड का मैंने सारा करवा दिया कि झारखंड से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, सारे झारखंड का इंपॉर्टेंट मैंने करवा दिया आपको। उसके बाद मैंने ये जो क्वेश्चन है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है, मतलब जो डांस रिलेटेड है, तो जो जो ऑप्शन आए थे मैंने सारा ऑप्शन का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन किया है। और सिर्फ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ही नहीं किया है, बल्कि मैं वो सारे जो फॉल्क डांस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे, जैसे कि मान लो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं उसका मैंने लिख लिया। नागालैंड है तो जो इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं वो मैं लिखा हूँ, अपने मन से मैं कुछ नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ो, मतलब जब क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया है उसका डिटेल में जाओ कि और इससे मध्य प्रदेश में और कौन कौन सा डांस से सवाल पूछे गए हैं। तो मैं ये जो आपका टाइम है मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ और आपके लिए मैं इसको तैयार करता हूँ। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश का नेशनल फ्रूट कौन सा है? तो जैक फ्रूट है, यानी कि कटहल है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने का जरूरत है नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव टू स्लो डाउन, टू स्लो ब्राउनिंग एंड डिसकलरेशन इन फूड्स एंड बीवरेजेस ड्यूरिंग प्रिपरेशन, स्टोरेज एंड, यहाँ पे है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपका हो जाएगा टी, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है आपका, सवाल ये कह रहा है कि
मान लो कि कोई भी फूड्स है, ठीक है, वो क्या होता है, हवा के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, उसमें रिएक्शन होता है, उसके कारण से वो खराब हो जाता है। जैसे कि मान लो आप कोई, मतलब जैसे कि आपने कभी अगर सब्जी बनाने के लिए सब्जी काटा हो तो कुछ देर बाद छोड़ दो तो उसमें हरा हरा ब्राउन कलर का उसमें थोड़ा सा कलर आ जाता है, तो उसके जो चेंज आता है, मान लो कि खाना, तो खाना जो खराब होता है, ठीक है, तो वो सबको रोकने के लिए हम किस चीज़ का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज करेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सल्फाइड्स। किसका यूज करेंगे, सल्फाइड्स का यूज करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, और जैसे कि एक होता है रेंसिडिटी, क्या होता है, रेंसिडिटी, ठीक है। और रेंसिडिटी क्या होता है, तो रेंसिडिटी क्या होता है, मान लो कोई भी आपका ये फूड है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये फूड रखा हुआ है कोई भी कटोरी में, ठीक है, ये फूड रखा हुआ है यहाँ पे। अब ये फूड रखा हुआ है, क्या होगा, ये हवा के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो हवा के कांटेक्ट में आने के कारण, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के कारण क्या होता है, ये खराब हो जाता है, मतलब इसमें एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसको कहा जाता है रेंसिडिटी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि इससे हम बच कैसे सकते हैं, इसको हम स्लो कैसे कर सकते हैं, इसके रिएक्शन को कम कैसे कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। क्या यूज करके, एंटीऑक्सीडेंट यूज करके, ठीक है। तो आपको दो एंटीऑक्सीडेंट याद रखना है, एक होता है BHA और एक होता है BHT, ठीक है। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम कम कर सकते हैं। BHA का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और इसका क्या होता है, इसका होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो मान लो आप नाइट्रोजन गैस भर दो उसके अंदर, ठीक है, ये रिएक्शन कम कर देगा, या तो फिर एयर टाइट कंटेनर यूज करो, उसके बाद सनलाइट से दूर रखो, ये सब और तरीके हैं जिससे हमको यूज करके रेंसिडिटी जो होता है उससे उसको कम किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या ऑप्शन, ये है क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो क्लोरीन से क्या क्या करता है, तो क्लोरीन जो है ये डिस्कलरिफिकेशन, मतलब किसी को अगर डिस्कलर करना है, किसी का कलर उड़ाना है, तो क्लोरीन वहाँ यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर ग्रुप में भी हम लोग क्लोरीन यूज करते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद में अगर बोलो नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ठीक है, ये कहाँ यूज होता है, तो सबको पता है नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O जो है सो लाफिंग गैस के रूप में यूज होता है, इसी को बोलते हैं लाफिंग गैस, ये तो सबको पता होगा। उसके बाद अगर फॉस्जीन बोलूँ, ठीक है, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो फॉस्जीन है इसका फार्मूला सब सोच रहे होंगे फॉस्फोरस होगा, लेकिन नहीं, इसका फॉस्फोरस से कोई लेना देना नहीं है, इसका होता है कार्बोनिल क्लोराइड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कार्बोनिल क्लोराइड। और सब फॉस्जीन जो है इसका कार्बोनिल क्लोराइड क्यों होता है, अब इसका नाम फॉस्जीन क्यों पड़ा, क्योंकि फोस मतलब होता है लाइट, सनलाइट, ठीक है, और जीन मतलब होता है जनरेट करना, तो मतलब जो सनलाइट से जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉस्जीन बोलते हैं। तो इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको अगर क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो बनता है फॉस्जीन, कार्बोनिल क्लोराइड, ये आपको ध्यान में रखना है। और फॉस्जीन काफी लिथल गैस, यानी कि डेंजरस गैस है, ठीक है, और इसको वर्ल्ड वॉर 1 में भी यूज किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मिंग सोसाइटीज बिलीव्ड वेदास, जो वेदास है, टू बी द फाउंटेन ऑफ ऑल द नॉलेज, ये वेदा जो फाउंटेन है, सभी नॉलेज का ये फाउंटेन है, ये कौन सा सोसाइटी बिलीव करता था, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो हो जाएगा इसका सही उत्तर आर्य समाज हो जाएगा, ठीक है। और आर्य समाज के बारे में अगर मैं बोलूँ, आर्य समाज जो है, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1875 में, 1875 में हुआ था। और इसको कौन स्टैब्लिश किए थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे एक ब्राह्मीण परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन ये विरोध करते थे जो हिंदू में अननेसेसरी रिचुअल्स जो बढ़ा दिए गए थे, और जो पहले हिंदुइज्म में क्या था कि जितने भी कुछ थे, जितने भी वर्ण व्यवस्था है, ये सब हेरिडेटिकल नहीं थे, मतलब ये नहीं कि आपका वंश है तो अगर आपका वंश मान लो कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहेगा, नहीं। पहले क्या था, जब अर्ली वेदा था, ठीक है, जब अर्ली वेदा था उस समय क्या होता था, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता था कि लोग, जैसे कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है, ये सब डिसाइड होता था उनके कर्म के आधार पर। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आए, सारे चीज जो थे, सब कुप्रथाएं बढ़ने लगी हिंदुइज्म में, इसीलिए उसके बाद फिर वेदांत आता है, वेदों का अंत आता है, ठीक है। तो वेदांता में जो है, जो वेदाज है उसमें ये नहीं लिखा हुआ, वेदाज में जितने भी वेदाज जो ओरिजिनल फॉर्म है हिंदुइज्म का वो है वेदाज, ठीक है। तो इसका समर्थन करते थे जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और जो हिंदुइज्म में मान लो कि जो ब्राह्मीण है, मैं ब्राह्मीण का खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जैसे कि वैसे बहुत ब्राह्मण हैं जिन्हें कुछ आता भी नहीं है, मंत्र भी सही से उच्चारित नहीं कर पाते हैं, और वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। तो श्रेष्ठ कौन है, जिसके पास ज्ञान है वो श्रेष्ठ है। आप कोई भी वर्ग से बिलोंग करते हैं लेकिन आपके पास ज्ञान है तो आप श्रेष्ठ हैं, ठीक है। तो वो पहले वेदाज में था, तो वही इनका कहना था। स्वामी दयानंद सरस्वती का एक फेमस स्लोगन दिए थे कि बैक टू वेदाज, क्या दिए थे, बैक टू वेदाज, यानी कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है। मतलब आप ज्ञान से श्रेष्ठ बनते हैं, ना कि जन्म से श्रेष्ठ बनते हैं, ये इनका मानना था, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उनका जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था, इनका ओरिजिनल नेम जो था वो था मूल शंकर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, मूल शंकर।
और जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बुक लिखा था और उनका बुक का क्या नाम था, सत्यार्थ प्रकाश, ये भी आप ध्यान रखो, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि इन्हें लोग जो जानते थे नॉन एज, इन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इन्हें भारत में कहा जाता है मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया का उपाधि दिया गया था, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। और आर्य समाज के बारे में बता ही दिया, 1875 में बना था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे, और ये जो हिंदुइज्म है हमारा, वो हिंदुइज्म में जो सुधार होना चाहिए उसके लिए ये काम करते थे। और हिंदुइज्म में सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो वर्ण सिस्टम है इसके खिलाफ लोग हैं, क्योंकि वर्ण सिस्टम नहीं होना चाहिए। वर्ण सिस्टम में क्या होना चाहिए, कर्म के आधार पर। जैसे कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो, या तो फिर ये नहीं कि आप ब्राह्मण हैं तो, मतलब ब्राह्मण का जो डिफिनेशन होना चाहिए सो ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। और कोई क्षत्रिय है और कोई योद्धा है तो योद्धा का जो डिफिनेशन उसके पराक्रम के आधार पर योद्धा कहलाता है, तो ये होना चाहिए। इसमें रिफॉर्म की जरूरत होना चाहिए, तो इनके समर्थन में थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटीज था, ये क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, अगर मैं पूछूँ कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था आपका 1882 में हुआ था। ठीक है। और दो लोगों ने मिलकर किया था, एक तो आपकी जो मैडम ब्लावत्सकी हैं, ब्लावत्सकी, ठीक है, मैडम ब्लावत्सकी, और हेनरी स्टील ऑलकॉट, ये दोनों ने मिल करके किया था। और इसका भी उद्देश्य था हिंदुइज्म के रिवाइवल के लिए काम करना। ठीक है। ऐसा हिंदुइज्म में जितनी भी चीज़ें हैं सब साइंटिफिकली प्रूफ है, ये अच्छी है। ठीक है। मतलब हिंदुइज्म पूरे विश्व को ये संदेश देते रहता है, शांति का संदेश जो है ये हिंदुइज्म हमेशा विश्व को देते रहता है, ये भी बात है। अब हम बताएंगे आपको कौन सा समाज के बारे में। मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी पर करवा दिया आपको, आर्य समाज करवा दिया, अब मैं आपको करवाता हूँ ब्रह्मो समाज। ठीक है, समाज के बारे में। तो सबसे पहले ब्रह्मो समाज का जो स्थापना था सो कब हुआ था, 1828 में हुआ था। और किसने किए थे, तो ये राजा राम मोहन राय ने किए थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने किए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और मैं अगर राजा राम मोहन राय के बारे में बोलूँ कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, मोहन राय के बारे में आपको कौन कौन सी बातें पता होना चाहिए जो एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि राजा राम मोहन राय ने 1814 में, ठीक है, 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाया था। ठीक है, आत्मीय सभा का गठन किया था, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया था, ब्रह्मो समाज बनाया था। और सती प्रथा के खिलाफ ये लड़े थे, सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने। और सबसे पहले मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत इन्होंने ही किया था। उसके बाद आपको इनका एक बुक याद रखना है। ठीक है, और बुक क्या है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, मोनोथिज्म, ये बुक पता होना चाहिए। और इनका न्यूज़पेपर कौन कौन आपको ध्यान में होना चाहिए, तो न्यूज़पेपर दो ध्यान में होना चाहिए। एक तो आपको ध्यान में होना चाहिए संवाद कौमुदी, ठीक है, और दूसरा मिरात उल अखबार, अखबार, ठीक है, मिरात उल अखबार। ठीक है, इतनी बातें इनके बारे में आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहले आत्मीय समाज का स्थापना किए थे 1814 में किए थे। उसके बाद ब्रह्मो समाज का 1828 में किए थे। गिफ्ट टू मोनोथिज्म इन्होंने बुक लिखा था। और न्यूज़पेपर दो संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, अखबार है, क्या है, अखबार है। इसका स्थापना कब, और मिरातुल अखबार जो है तो ये पर्शियन भाषा में लिखा गया था। ठीक है, कौन सा भाषा में लिखा गया था, पर्शियन भाषा में लिखा गया था। मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको बता दिया, मैंने आपको आर्य समाज बता दिया, मैंने आपको ब्रह्मो समाज बता दिया। अब बाकी रह गया प्रार्थना समाज। तो मैं आपको बताता हूँ प्रार्थना समाज के बारे में। तो अब मैं बताता हूँ आपको प्रार्थना समाज के बारे में। ठीक है, जो प्रार्थना समाज है, तो प्रार्थना समाज का सबसे पहले स्थापना कब हुआ था, तो 1867 में हुआ था। और कौन किए थे, तो आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ने किए थे, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। इतनी बातों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो थे मैंने आपको सब कवर करवा दिया। इसके बारे में थियोसॉफिकल सोसाइटी बता दिया, प्रार्थना समाज बता दिया, आर्य समाज बता दिया, ब्रह्मो समाज बता दिया, पूरा डिटेल से बता दिया। और मैं सारे वो क्वेश्चन आपको कवर करा दिया जो एग्जाम में पूछा हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ म्यूजिशियंस एंड देयर इंस्ट्रूमेंट इज इनकरेक्ट। मतलब कह रहा है कि कौन सा ऐसा पेयर है म्यूजिशियन और इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, वो जो कि ठीक नहीं है, मतलब कि जो गलत है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान, सबसे पहला ऑप्शन बिस्मिल्लाह खान, तो ये शहनाई वादक है, सही है। पंडित राम नारायण, ये सरोद है, और पंडित राम नारायण सरोद नहीं सारंगी बजाते हैं। मतलब आपका आंसर ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि ये गलत है। और एन राजन वायलिन बजाते हैं, पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। अगर मैं पूछूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप ये जान लो सबसे पहले कि पंडित रामनारायण जो है सो सरोद ना बजा करके क्या बजाते हैं, ये सारंगी बजाते हैं, मतलब सारंगी से एसोसिएटेड है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ, जो बिस्मिल्लाह खान है, ठीक है, उन्हें भारत रत्न का प्रदान किया गया था, तो 2001 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। इन्हें भारत रत्न ही नहीं बल्कि जो चारों शीर्ष सम्मान होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, चारों प्राप्त हैं। और अगर मैं पूछूं कि पंडित रविशंकर जो हैं, ठीक है, इन्हें भारत रत्न कब मिला था, तो इन्हें 1999 में मिला था। और फिर मैं पूछूं कि शहनाई से जो जो शहनाई बजाते हैं, वैसे म्यूजिशियन का नाम बताओ जो कि क्या बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं। तो इसमें आपको कौन कौन से नाम ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको बिस्मिल्लाह खान तो आपने ध्यान रख लिया, बिस्मिल्लाह खान से एसोसिएटेड है किससे, शहनाई से, वो तो आपको ध्यान में है। उसके बाद याद रखना है आपको हुसैन खान, हुसैन खान, ठीक है। उसके बाद फिर याद रखना है अली अहमद। फिर उसके बाद याद रखना है आपको दयाशंकर जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक है। फिर आपको याद रखना है चौथा में हरि सिंह, हरि सिंह। और अगर मैं पूछूं कि मात्र एक महिला का नाम बताओ जो कि शहनाई बजाती है, तो हो जाएगी बागेश्वरी कमर, बागेश्वरी कमर एकमात्र महिला है जो कि क्या करती है, शहनाई बजाती है। और अगर मैं बोलूँ कि जो बिस्मिल्लाह खान है, वो जब हमारा देश सबसे पहली बार आज़ाद हुआ था, आज़ादी दिवस मना, आज़ादी आज़ादी का दिवस मना रहा था, इंडिपेंडेंस डे मना रहा था 1947 में, ठीक है, तो उस समय शहनाई यहीं बिस्मिल्लाह खान ने बजाए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको शहनाई के बारे में ध्यान रखना है। और मैं अगर बोलूँ कि जो सरोद है, ठीक है, जो सरोद है उसके बारे में आपको कौन कौन से म्यूजिशियन का नाम याद रखना है जो कि सरोद को प्ले करते हैं, बजाते हैं, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि जो सरोद का सम्राट है वो कौन है, किन्हें सरोद का सम्राट कहा जाता है, तो जो अमजद अली खान है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, अमजद अली खान को सरोद का सम्राट कहा जाता है, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे म्यूजिशियन जो आपको याद रखना जो कि सरोद बजाते हैं, तो अमजद अली खान सबसे पहले आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है उस्ताद अली अकबर खान, अकबर खान, ठीक है। उसके बाद फिर आपको याद रखना है उस्ताद अलाउद्दीन खान, ये ध्यान रखने हैं। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है हाफिज अली खान, हाफिज अली खान, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ध्यान में रखने हैं जरीन दारूवाला, क्या ध्यान में रखना है, जरीन दारूवाला, जरीन दारूवाला। और फिर एक और लास्ट नाम आपको ध्यान रखना है वसंत राय, ठीक है, वसंत राय, ठीक है। और मैं जितना भी लिखा हूँ सरोद के बारे में सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले अमजद अली खान को सरोद का सम्राट कहा जाता है, ठीक है, सम्राट, सरोद सम्राट इन्हें कहा जाता है, ठीक है। उस्ताद अली अकबर खान हो गए, उस्ताद अलाउद्दीन खान, हाफिज अली खान, जरीन दारूवाला और वसंत राय। इतने नाम जो आपको मैंने बताया, 5 नाम जो मैंने आपको बताया, 6 नाम है ना, 6 नाम जो मैं बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे कहीं ना कहीं PYQ में पूछे गए, मैं वही आपको लिख लिख के यहाँ बताया हूँ, ठीक है। अब देखता हूँ वायलिन, वायलिन कौन बजाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम में मैं आपको बताऊंगा वायलिन कौन कौन बजाते हैं, ओके। तो वायलिन के बारे में आपको कौन कौन जो वायलिन प्ले करती है उनके बारे में ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले ध्यान में आपको रखना है 2 बहनें जिनको वायलिन सिस्टर भी कहा जाता है, ललिता एंड नंदनी, ठीक है, ये वायलिन सिस्टर, इन्हें वायलिन सिस्टर कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरा में ध्यान रखना है आपको, दूसरा जो है वो ध्यान रखना है TN कृष्णन, TN कृष्णन, ठीक है। फिर याद रखना है N राजन, ठीक है। फिर ध्यान में रखना है आपको N राजन हो गया। उसके बाद संगीता राजन, संगीता राजन, ये भी ध्यान में रखना है, संगीता राजन। फिर आपको ध्यान में रखना है सत्यदेव पवार, सत्यदेव पवार। फिर याद रखना है L सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ठीक है, L सुब्रमण्यम। और फिर आपको ध्यान में रखना है विष्णु गोविंद जोग, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और क्या कोई और पवार, हाँ एक और पवार आप याद रख लो, ठीक है, वो पवार है कौन सा, सूर्य देव पवार, सूर्य देव पवार, ठीक है। एटलीस्ट इतने जो वायलिन जो बजाते हैं याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने इसको कैसे याद रखा है, देखो मैंने इसलिए इस तरह याद रखा है, सबसे पहले ललिता और नंदिनी मैंने पूरा याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया। उसके बाद TN कृष्णन, उसके बाद TN कृष्णन हो गया, तो यहाँ का जो N है
वहीं से फिर मैं स्टार्ट करता हूँ एन राजन, और फिर राजन राजन एक साथ मैंने रखा, जैसे एन राजन, संगीता राजन, और फिर एस एस मैंने सेम रखा, जो तीनों एस है, संगीता राजन, सत्यदेव पवार हो गए, फिर सूर्यदेव, SUR है, ठीक है, सूर्यदेव पवार हो गए, तो यहाँ पवार और पवार एक के पास रखा, एल सुब्रमण्यम हो गए, विष्णु गोविंद जो हो गए, तो इस तरह मैंने याद कर लिया इसको, ठीक है। और कौन कौन इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें कि मैंने क्या कर लिया, शहनाई आपको करवा दिया, ठीक है, सरोद करवा दिया, वायलिन करवा दिया, और सितार भी मैं आपको करवा ही देता हूँ। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ठीक है, ये पंडित रविशंकर जो हैं, जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था 1999 में, ये तो आपको पता है, लेकिन अगर मैं पूछूं जो पंडित रविशंकर हैं, उनके गुरु का क्या नाम था, तो आपको पता है इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे अल्लाउद्दीन खान। कौन थे? अल्लाउद्दीन खान थे। और जो अल्लाउद्दीन ये खान है, ठीक है, ये क्या बजाते थे? अल्लाउद्दीन खान बजाते थे सरोद, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके पहले मैंने बताया था सरोद वाला, मैं बताया था आपको कि अल्लाउद्दीन खान है, और यही अल्लाउद्दीन खान है जो कि पंडित रविशंकर के गुरु है, ठीक है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया था, सीजीएल 2022 में पूछा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना, ओके। और सितार से और आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट याद रखना है, तो एक आपको याद रखना है निखिल बनर्जी, क्या रखना है? निखिल बनर्जी, ठीक है। और फिर आपको याद रखना है उस्ताद विलायत खान, क्या रखना है? उस्ताद विलायत खान, उस्ताद विलायत विलायत खान, ठीक है। और फिर आपको याद रखना है जया विश्वास, जया विश्वास, ठीक है। और क्या याद रखना है? एक शाहिद परवेज है, ये भी याद रखो, ठीक है, शाहिद परवेज। और कोई वैसा जो आपको याद रखना है, तो वो एक उमा शंकर मिश्रा याद भी रखो, उमा शंकर मिश्रा, ठीक है, ये भी याद रखो आप, ठीक है। इतने एटलीस्ट इतने आप याद रखो जो कि क्या बजाते हैं, आपका सितार बजाते हैं, ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है, मैंने लगभग इसको कंप्लीट करवा दिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि द सेकेंड 5 ईयर प्लान, कौन सा? सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 तक हैड अ मेजर गोल ऑफ अचीविंग विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट्स। तो कौन सा टारगेट को अचीव करना था जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ जो ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस जो था, ये जो है, ठीक है, ये कौन सा पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान के दौरान ये किया गया था, ये ऑब्जेक्टिव था, तो ये था 9th, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और अगर मैं पूछूं ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ये कौन सा पंचवर्षीय योजना का ऑब्जेक्टिव था, तो ये था 4th, जो 4th 5 ईयर प्लान था उसका ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट का था वो किस में था? वो था आपका जो कि दूसरा 5 ईयर प्लान था उसमें ये था, सेकंड 5 ईयर प्लान में था, ये भी ध्यान रखना है। और मैं अगर आपको 5 ईयर प्लान के बारे में कुछ कुछ और बातें बता दूं, मतलब मैं बोलूँ कि 5 ईयर प्लान के बारे में आपको कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट उतना तो पता होना चाहिए, मैं उतना आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले जो 5 ईयर प्लान था, ठीक है, उसका शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 1951 में इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है, ये 51 है, 1 है ये, ठीक है, 1951 में शुरू किया गया था। और ये जो शुरू किया गया था 1 अप्रैल 1951 में, ये किसके सबसे पहले कौन सा देश था जो कि 5 ईयर प्लान शुरू किया था? तो ये रसिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कौन था? रसिया था। अगर और मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, आप मुझे बताओ कि जैसे कि जो 5 ईयर प्लान है इसको तैयार कौन करता है? इसको करता है तैयार योजना आयोग। कौन करता है? योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग। लेकिन अब योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? नीति आयोग, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि नीति आयोग इसका नाम चेंज करके कब कर दिया गया, तो आप बता पाओगे? हाँ, तो ये 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया, ठीक है। और जो योजना आयोग था, ठीक है, उसको जो अंतिम स्वीकृति है कि हाँ ये ठीक है, इसको कौन देता है? तो ये देता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC। और NDC जो है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है आपका, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो आपका है, इसका स्थापना कब किया गया था? ठीक है, तो इसका स्थापना ये एग्जाम में पूछता है 6 अगस्त 1952 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैं इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बताता हूँ आपको, ठीक है, कि आपको क्या क्या और ध्यान में रखने हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप एक मैं आपको बात बताऊँ, ठीक है, वो आप याद रखो, आपको जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे, एटलीस्ट उसका जो समय काल है कब से कब तक चलता है वो याद हो जाएगा। वो तरीका क्या है? ये 3 2 2 लिखो एक साइड, और एक साइड आप लिखो क्या? 3 2 2, सेम आपको उतार देना है, ठीक है। अब देखो मैं इधर जो लिखा हूँ, जो मैं ये साइड 3 वाला लिखा हूँ, ठीक है, ये जो रेड कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, तो जो रेड कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये जो है, तो ये पूरा कंप्लीट होगा, मतलब ये अपना पूरा कार्यकाल, मतलब 5 ईयर का है तो 5 ईयर पूरा चलेगा, ठीक है। और जो मैं ब्लू कलर से जो मैं लिखा हूँ, ठीक है, ये क्या है? गैप है, ये क्या है? गैप है। अब मैं समझाता हूँ कि कैसे, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो
फर्स्ट 5 ईयर प्लान है। कौन सा? फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, वो आपका चलेगा 1951 से लेकर के 1956 तक। ठीक है, इसको मैं रेड पेन से लिखना चाहता था लेकिन ब्लैक पेन से लिख दिया, कोई बात नहीं। और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है वो चलेगा 1956 से लेकर के 1961 तक। ठीक है, और जो थर्ड है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो 1961 से लेकर के 1966 तक चलेगा। समझे? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं जो 3 लिखा हूँ, ठीक है, ये 3 बार पूरा कंप्लीट चला। मैं यहाँ पे 5 ईयर पूरा कंप्लीट किया, यहाँ पे 5 ईयर कंप्लीट किया, यहाँ पे 5 ईयर कंप्लीट किया। लेकिन इसके बाद जो मैं ब्लू कलर से लिखा हूँ 3, ठीक है, तो ये 3 क्या है? गैप है, यानी कि जो इसके बीच में ये जो है यहाँ पे गैप होगा 1966 से लेकर के 1969 तक। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लान हॉलीडे। तो यही मैं जो लिखा हूँ ना ब्लू पेन से, यही कारण है। मतलब मैं गैपिंग को वहाँ इंडिकेट करूंगा। मतलब सबसे पहले मैं 3 बार अपना कार्यकाल कंप्लीट किया, उसके बाद गैप दे दिया, इसको क्या कहता है? प्लान हॉलीडे कहा जाता है। उसके बाद फिर से 2 बार पूरा कार्यकाल पूरा होगा, यानी कि 1969 से लेकर के 1974 तक। ये कौन सा हो जाएगा? ये फोर्थ हो जाएगा। कौन सा? फोर्थ 5 ईयर प्लान हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आपसे पूछूं कब से कब तक होगा, तो ये 1974 से लेकर के आपका 1978 तक होगा। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा बोलूंगा, आपको एक बात याद रखना है कि ये जो 5 ईयर प्लान है, ठीक है, ये 5 है, इसीलिए यहाँ 5 नहीं हुआ। मतलब 5 साल का जो 5 ईयर प्लान था, तो सब में मतलब कि जितना भी पूरा हुआ है उसमें 5 साल का पूरा हुआ है। लेकिन ये मात्र एक ऐसा 5 ईयर प्लान है, इसमें 4 साल में ही इसको खत्म कर दिया गया था। ये भी ध्यान रखो, एग्जाम में पूछ लेगा कौन सा ऐसा 5 ईयर प्लान था इसको 4 साल में ही खत्म कर दिया गया था, तो वो 5वां ही था मेरे भाई। फिफ्थ 5 ईयर प्लान ही था। ओके, और ये भी आप ध्यान में रख लो। ठीक है, उसके बाद अगर कोई आपसे पूछ दे, ये चीज़ हो गया 1974 से, उसका 6th वाला जो है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि गैप होगा। मैं ये 2 बार जो 2 टाइम्स था कंप्लीट किया, यानी कि ये 4th और 5 मैंने पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद क्या होगा? 2 साल का गैप आएगा, तो मैं गैप वाला लिख दूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा गैप समय आपका 1978 से लेकर के 1980 तक गैप हो जाएगा। इसको रोलिंग प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोलिंग प्लान। ये भी आप ध्यान में रखो। ठीक है, उसके बाद देखो मैं गैप लिया 2 साल का, ये भी गैप कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा? ये जो 2 है, मतलब इधर वाला जो 2 है, ये मैं 2 बार कंप्लीट करूंगा अपना कार्यकाल। ठीक है, तो 5th तक चल गया था, अब मैं 6th लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जो 6th 5 ईयर प्लान है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो वो चलेगा आपका 1978 से लेकर के चलेगा कहाँ तक? 19, देखिए ये पूरा कंप्लीट चलने वाला है आपका। ठीक है, तो ये चलेगा आपका यहाँ 1980 हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि 1978 के बाद तो ये देखो, ये जो तो गैप था, तो 80 के बाद शुरू होगा, तो जो 6th वाला होगा शुरू, वो कहाँ से होगा? तो 1980 से शुरू होगा, कहाँ तक चलेगा? 1985 तक चलेगा। ठीक है, उसका जो 7th है, ठीक है, वो कहाँ तक चलेगा? तो वो चलेगा 1985 से लेकर के 1990 तक। ठीक है, ये 1990 चलेगा। उसके बाद 2 बार मैं कंप्लीट लिखा, मतलब ये वाला कंप्लीट हो गया। अब क्या करूंगा? गैप लिखूंगा 2 साल का। क्या लिखूंगा? गैप लिखूंगा। तो जो गैप होगा सो कहाँ से कहाँ तक होगा? 1990 से लेकर के 1992 तक। ठीक है, तो 3 बार योजना आकाश होता है। एक बार होता है आपका 1966 से लेकर के 1969 तक। सेकंड टाइम क्या होता है? सेकंड टाइम होता है 1978 से लेकर के 1980 तक हो जाता है। और थर्ड टाइम क्या होता है? 1990 से लेकर के 1992 तक होता है। तो 3 बार जो हॉलीडे आता है, 3 बार प्लान हॉलीडे आता है, योजना अवकाश आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप ये मैंने आपको समझा दिया होगा किसका कार्यकाल है। इसके बाद सारे रेगुलर हैं, इसके बाद जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं सारे रेगुलर हैं। एक भी ऐसा मतलब योजना नहीं है 5 ईयर प्लान नहीं जो कि रेगुलर नहीं है। तो ये जो तरीका था, मैंने आपको कोशिश किया कि आपको मैं ये समझा पाऊँ। ठीक है, और अगर कुछ और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँ पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो मैं वो भी बताता हूँ आपको। जैसे कि अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, जो कि 1951 से लेकर के 1956 तक चला था, ये कौन सा मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद 1956 से लेकर के 1961 तक जो चला था, सेकंड 5 ईयर प्लान चला था, ये था पीसी महालनोबिस पे बेस्ड था। किससे? पीसी महालनोबिस पे। ठीक है, और ये जो मॉडल था वो किसके मतलब किसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना था। ठीक है, और जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, मैं हॉट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं वो करवा दिया, और जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं मैं वो हॉट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 1961 से लेकर के 1966 तक जो चलेगा थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये किस पे बेस्ड था? तो ये गडगिल प्लान, गडगिल पे बेस्ड। इसको गडगिल योजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गडगिल योजना भी कहा जाता है। और इसमें जैसे कि फर्स्ट टर्म एग्रीकल्चर, सेकंड में इंडस्ट्री, तो इसमें क्या होगा? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दोनों पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि जो मतलब कि गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था वो किस में दिया गया था? तो वो फिफ्थ जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें दिया गया था। अगर मैं आपसे एक चीज़ और पूछता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो, जो
फिफ्थ था, जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था ये जो है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ये चलता है 4 साल तक ही चलता है, उसके बाद क्या होता है, जो मोरारजी देसाई के जनता पार्टी का सरकार आता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि जो इंदिरा गांधी के जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान इंदिरा गांधी ने शुरू किया, तो बोलते हैं कि ठीक है तो अपना समझो, मतलब वो तानाशाही हो रहा था, मतलब अपना अपना चल रहा था, अपना पर्सनली लड़ाई को देश में इन लोगों ने डाल दिया था, देश पे डाल दिया था, अपना जो पर्सनल लड़ाई है, देश का नुकसान करना चाहते थे उसके कारण से। तो क्या होता था कि जो ये क्या करते हैं, मोरारजी देसाई करते हैं कि नहीं, हम 4 साल में इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद 4 साल में बंद कर दिए थे, उसके बाद जो मैंने आपको बताया, ये डेट मैंने बताया था कि इसके बीच में कहते थे कि नहीं प्लान हॉलीडे है, इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद 78 में, जैसे कि 78 तक खत्म कर दिया, उसका 78 में क्या करते हैं हम, सिक्स जो है, सिक्स 5 ईयर प्लान हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये शुरू तो करते हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी आती है, इंदिरा गांधी क्या करती है, इसको खत्म करके फिर से शुरू करती है 6 5 ईयर प्लान। तो एग्जाम में ये पूछ लेता आपसे कि जो कौन सा ऐसा 5 ईयर प्लान है जिसको 2 बार शुरू किया गया था, तो 6 5 ईयर प्लान को 2 बार शुरू किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान के बारे में मैंने लगभग जो इंपॉर्टेंट बात है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि सिस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर, सिस्मोग्राफ सबको पता है कि अर्थक्वेक को नापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूँ। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि विच व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन CH3CH2OH रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कहता है कि ये इथेनॉल हो गया, ठीक है। तो इथेनॉल जो है सो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये सवाल कर रहा है। तो प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा CO2 + H2O + हीट एंड लाइट, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कंबसन है वो होता क्या है, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करवाओगे, ठीक है, उसको जलाओगे, इसको कंबसन कहा जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी आप हाइड्रोकार्बन ले लो या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, ठीक है, उसको करोगे क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, जो मतलब उसको जलाओगे तो क्या होगा, जो प्रोड्यूस होगा वो होता है CO2 H2O हीट और लाइट, इसी को कंबसन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जो इथेनॉल है इसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, CH3CH2OH जो है, ठीक है। इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया जा रहा है, इसको हीट किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस से इसको रिएक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो रिएक्ट किया जा रहा है तो क्या बनेगा आपका, तो आपका बनेगा CO2 + H2O + हीट और + लाइट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कि जब भी हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये हमेशा CO2 H2O हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। और एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था जो कि SSC GD में पूछा हुआ था, मेरे ध्यान है कि ये पूछा हुआ था कि अगर मान लो कि कंबसन रिएक्शन है, ठीक है, कोई कंबसन रिएक्शन है और कंबसन रिएक्शन से आप चाहते हो कि जो पॉल्यूशन है वो कम हो, ठीक है, कि जो पॉल्यूशन हो वो कम हो, तो आप क्या करोगे, तो आप कंबसन रिएक्शन की जो इंटेंसिटी उसको बढ़ा दोगे, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे। तो क्या होगा, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो अच्छा से बर्न करेगा, वही अगर कम ऑक्सीजन रहेगा तो अच्छा से बर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, तो हम चाहते हैं कि पॉल्यूशन कम हो, उसके लिए क्या होना चाहिए कि इफिशियंसी अच्छा होना चाहिए कंबसन रिएक्शन का, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो कभी भी बनेगा तो CO2 H2O हीट और लाइट बनेगा, ये भी ध्यान में रखना है। और जो मिथेनॉल हो, ये इथेनॉल, और मिथेनॉल जो होता है, ठीक है, मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH, ठीक है, ये मिथेनॉल होता है, फार्मूला होता है। और जो मिथेनॉल का फार्मूला है, तो ये मिथेनॉल पॉइजनस कैसे है, कैसा है, पॉइजनस है, पॉइजनिंग गैस है, ठीक है, ये पॉइजनिंग गैस है। और ये पॉइजनिंग गैस है, लेकिन इसका एंटीडोट कौन है पता है आपका, इसका एंटीडोट है इथेनॉल, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्या है, इथेनॉल। और इथेनॉल जो है इसका हम लोग एज ए और किस तरह यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज करते हैं, ये भी ध्यान में देना है आपको, ठीक है। एंटीसेप्टिक, एंटी फ्रीज के रूप में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है, एंटी फ्रीज के रूप में भी यूज करते हैं इसको। और मिथेनॉल के बारे में बताएं तो इसको एक और नाम से जाता है, वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, स्पिरिट, ठीक है, स्पिरिट भी कहा जाता है। ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मेन मैं आपको इस क्वेश्चन में बताना चाहता था कि जब भी कंबसन रिएक्शन होगा तो CO2 H2O हीट और लाइट बनेगा, ठीक है। कभी भी कंबसन होगा तो ये ध्यान रखना है, ये बनेगा, ठीक है, ओके। और ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि दिस इवेंट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिसरेक्शन ऑफ क्रिस्ट, आइडेंटिफाई द इवेंट, कौन सा इवेंट ऐसा है जो ईसा मसीह है उनके पुनरुत्थान के लिए बनाया जाता है, तो वो है ईस्टर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर स्टार्च फाउंड मेनली इन द पल्प ऑफ सीड्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स, रूट्स, स्टेम्स ऑफ प्लांट्स, स्पेशली इन कॉर्न, पोटैटोज, व्हीट एंड राइस। सवाल ये कह रहा है कि स्टार्च जो है आपका, ठीक है, स्टार्च जो है उसका अनदर नेम क्या है, जो कि कहाँ पाया जाता है, जो कि कॉर्न में पाया जाता है, पोटैटोज, व्हीट, राइस, इस सब में पाया जाता है, फ्रूट में, पल्प ऑफ सीड में पाया जाता है। तो बेसिकली पूछ रहा है हमसे कि स्टार्च का जो अनदर नेम है, मतलब स्टार्च को और किस नाम से जाना जाता है वो पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा अमाइलम, अमाइलम के नाम से जाना जाता है। और स्टार्च है क्या, तो स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और जो स्टार्च है वो होता क्या है और ये बनता कैसे है। स्टार्च क्या है कि जैसे कि प्लांट जब अपना फोटोसिंथेसिस करता है तो फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो फूड प्रिपेयर होता है सो एज ए स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर होता है, ठीक है, स्टार्च के रूप में वो बनता है। और ये स्टार्च जो है इसका 2 कंपोनेंट है, कौन कौन है, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज
एंड अमाइलो एक्टिन, ठीक है। इसका 2 कंपोनेंट है, ये भी ध्यान रखना है, और इसीलिए इसको हम अमाइलम कहा जाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइलम बोलते हैं। अमाइलो अमाइलो तो अमाइलम कहा जाता है, क्योंकि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से अमाइलम बना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन्फ्लुएंस द बाहमनी एंड विजयनगर अंपायर, मतलब कह रहा है कौन सा सिस्टम था दिल्ली सल्तनत का जिससे बाहमनी और विजयनगर अंपायर भी प्रभावित हुए थे, तो वो कौन सा सिस्टम था, ये सवाल कर रहा है। तो वो था इक्तादारी सिस्टम, ठीक है। और इक्तादारी सिस्टम क्या होता था, तो इक्तादारी सिस्टम ये होता था, इक्ता मतलब होता था लैंड, ठीक है, और दारी मतलब देना, ठीक है। मतलब सैलरी के बदले जो लैंड देने का प्रावधान था, सैलरी ना देकर के लैंड देने का प्रावधान था, वो था इक्तादारी सिस्टम। और इक्तादारी जो सिस्टम सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस कौन किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ भी आई है इल्तुतमिश और यहाँ भी आई है, तो इससे भी याद रख सकते हो कि इक्तादारी सिस्टम जो है सो इल्तुतमिश से शुरू किया था, ठीक है। तो यही जो इक्तादारी सिस्टम था इसी को उन्होंने, जो विजयनगर अंपायर है और बाहमनी अंपायर है, तो विजयनगर अंपायर भी यही सिस्टम को लागू किए थे और वो भी सैलरी के बदले लैंड देते थे, ठीक है। और लेकिन विजयनगर अंपायर में इसे एक और नाम से जाना जाता था, उसको कहा जाता था नयनकारा सिस्टम, नयनकारा सिस्टम, ठीक है। काम सेम था, सिर्फ नाम अलग था, नयनकारा सिस्टम, ठीक है। इतने ध्यान रखना है आपको। तो ये जो सीरीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है, ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू रखूँगा। और मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम सवाल PYQ के बेस पे ही पूछे जाएंगे। आपको जो वैसी जानकारियाँ आप पढ़ो अपनी नॉलेज के लिए, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ वही जानकारियों को आप अपने अंदर समाहित करो जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। और मैं ये कभी नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये सबसे मुझे मतलब नहीं है। मेरा काम है आपको बताना, मेरा काम है कि आपका एग्जाम में स्कोर कैसे बढ़े, वो मेरा काम है, ठीक है। तो मैं इस पे काम करता हूँ, ठीक है। और मैं बीच में कुछ फालतू का बात भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सिलेक्शन फालतू के बात से नहीं होंगे, आपके मेहनत से सिलेक्शन होंगे, क्योंकि सिलेक्शन आपके मेहनत में है, ठीक है। आप जितना मेहनत करोगे, लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, देखो मेहनत ठीक है, लेकिन एक सही दिशा में मेहनत करो। जैसे कि किधर करना है मेहनत, कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये समझ के करो। वरना पता चले कि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, अब दुनिया भर का करंट अफेयर है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है, कौन सा एग्जाम में कहाँ से सवाल पूछते हैं, कौन सा करंट अफेयर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सब चीज़ों पे आप ध्यान दो। ऐसा मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ आपको कि आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करो, तभी सिलेक्शन होगा, ओके। तो आपका ज़्यादा चांसेस है सिलेक्शन होने का, वरना पढ़ना तो बहुत कुछ है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।